हेलो गाइस, वेलकम टू डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल। और आज है 27 जुलाई सोमवार। तो आज के अखबारों में छपी हुई सभी प्रमुख जो सुर्खियां हैं उन पर हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम दैनिक जागरण अखबार के साथ में। तो पीठ पर छुरा घोंपना पाक की आदत, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर छापा है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पीएम मोदी मन की बात में देश को संबोधित कर रहे थे। अभी हाल ही में एक समिट हुई थी, इंडिया आइडियाज समिट। ठीक है, इंडिया आइडियाज समिट जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी, इसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही संबोधित किया था। इसके अलावा अभी हाल ही में जो G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है, इसको भारत की ओर से जो IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने इस बैठक को संबोधित किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण खबर। तो अलीबाबा के जो संस्थापक है जैक मा, इनको गुरुग्राम की अदालत ने समन किया हुआ है। जो अलीबाबा है ये चाइना की एक ट्रेडिंग कंपनी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में इसका शुमार किया जाता है। अलीबाबा के संस्थापक हैं जैक मा और ये कंपनी है चाइना की। चाइना से आपको याद आ गया होगा, कभी हाल ही में चाइना ने जो अपना मिशन मंगल है उसको लॉन्च किया हुआ है, और इसका नाम इन्होंने रखा था तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट ये मंगल मिशन है चाइना का, जिसको इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ। एक और कंट्री है जिसने अभी हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ है, वो कंट्री है गल्फ कंट्री UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपना मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ है। यह मंगल मिशन इन्होंने लॉन्च किया था जापान से, और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है होप। ठीक है, UAE से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भारत में होने वाला IPL है, अब यह कहाँ पर खेला जाएगा, तो यह भी UAE में ही खेला जाएगा। तो जो IPL है यह भी अब UAE में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी रूप से बाध्यकारी बने। देवेंद्र शर्मा जो कृषि और खाद्य नीतियों के विश्लेषक हैं, इनका एक लेख है जिसको दैनिक जागरण ने छापा है। इन्होंने कहा है कि किसानों को MSP जो है वो इसका कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि MSP से नीचे कोई भी खरीद नहीं होगी। कानूनी तौर पर किसानों को हर जगह सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यही किसानों का असली सम्मान होगा। इन्होंने बताया है उदाहरण देते हुए कि जैसे इस वर्ष गेहूं की खरीद जो है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इस हिसाब से बिहार में करीब 1500 से 1600 रुपये ही प्रति क्विंटल किसानों को मिल रहा है। ऐसे में बिहार और पंजाब के किसानों की जो वार्षिक आय है उसमें भारी अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है। MSP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने 2019 या फिर 2018 के पेपर दिए हैं यूपी PCS के खासतौर से, तो वहां पर आपने देखा होगा कि गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रश्न आए हुए हैं। तो MSP से जुड़ी हुई चीज़ों पर हमें नज़र बनाकर रखनी है। आगे अगर हम देखें तो विचार वाले पेज में दैनिक जागरण ने एक महत्वपूर्ण लेख छापा है, जहां पर एक पंत का एक लेख छपा हुआ है, भारत के लिए पहली बनता ईरान। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि यदि ईरान भारत का साथ छोड़ देता है तो नई दिल्ली के लिए भी ऐसा करना आसान है। भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईरान को भी यह बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं हाल ही में जिस प्रकार से घटनाक्रम बदल रहा है। चूंकि 3 कंट्री हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, एक है अमेरिका, दूसरा अपना कंट्री है इंडिया, और तीसरा एक कंट्री है चाइना। पहले क्या हुआ करता था कि जो ईरान था या इंडिया का एक सहयोगी देश हुआ करता था, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु संबंधों को तनाव के चलते अमेरिका ने क्या किया, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब प्रतिबंध लगाने के बाद में क्या हुआ, भारत चूंकि अमेरिका का एक सहयोगी देश है और आजकल दोनों देशों के बीच में मित्रवत संबंधों का काफी विकास हुआ है और अमेरिका भारत का समर्थन करता नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने क्या किया है, ईरान का समर्थन नहीं किया और ईरान से जो उसका आयात था उसको उसने कम कर दिया। ऐसे में जो चीन था इसको ये अच्छा अवसर मिल गया, और चीन ने क्या किया है, ईरान के साथ में अपने संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत और ईरान के बीच में एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है चाबाहार प्रोजेक्ट, और अब इस चाबाहार प्रोजेक्ट पर काफ़ी सारी अड़चनें दिखाई दे रही हैं। और चीन जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन आर्थिक रूप से देशों की मदद करता है ताकि वह उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना सके, और उसी उसी जो ट्रिक है उसकी, ये जो उसका तरीका है, इसका यूज वो ईरान में जाकर के भी कर रहा है। तो जो हमारे सामयिक संबंध हैं देशों के साथ में, इस संबंध में यह एक महत्वपूर्ण लेख है। मेंस के लिए इस लेख को आपको क्लियरली पूरा का पूरा पढ़ना है। मैं पूरा लेख आपको भेजने वाला हूं और इस लेख को आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देख लेते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई सभी प्रमुख खबरें। तो जनसत्ता अखबार में जो एक लेख महत्वपूर्ण छपा है वो है विदेशी निवेश दशा और दिशा। ये लेख है जयंतीलाल भंडारी का, और इन्होंने इसमें कहा है कि कई आर्थिक मापदंडों पर भारत अभी भी चीन से आगे है। भारत दवा निर्माण, रसायन निर्माण और जैव तकनीक के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत की श्रम शक्ति और लागत का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि भारत में श्रम लागत चीन की तुलना में सस्ती है।
भारत के पास तकनीकी और पेशेवर प्रतिभाओं की भी कोई कमी नहीं है। तो विदेशी निवेश दशा और दिशा के टाइटल से जयंतीलाल भंडारी का एक लेख छपा है, जिसमें इन्होंने भारत के भीतर क्या कुछ अभी इनोवेटिव चीजें हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं, किन किन क्षेत्रों से उम्मीदें, जिसके बारे में इन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। और चूंकि भारत और चीन के बीच में जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, व्यापारिक संबंधों पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, और उन बुरे असरों के साथ ही भारत में जो स्वदेशी की तकनीकी, जो स्वदेशी निर्माण की चीजें हैं, यह भी तूल पकड़ रही हैं, जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में करंट लिहाज से यह लेख जयंतीलाल भंडारी का हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम देखें, पूरा लेख मैं आपको ये वाला भी भेजने वाला हूं, तो इस लेख को भी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं आपको देख लेते हैं, एक दो खबरें और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कारगिल शहीदों का हमेशा आभारी रहेगा देश, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के इस बयान को छापा है। कारगिल विजय दिवस पर क्या हुआ कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष इत्यादि सभी ने श्रद्धांजलि दी हुई है। भारत पाकिस्तान पर अपनी जीत की 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो जो 21वीं वर्षगांठ है, ये कारगिल की जो विजय दिवस है, जिसको विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और ये 21वीं वर्षगांठ है जिसे भारत ने इस साल मनाया है। अब बात करते हैं हरी भूमि अखबार में छपी हुई तमाम सारी खबरों के बारे में। तो कोरोना जंग का बदलेगा तरीका, केंद्र सरकार अपने करीबी राज्यों से बात करेगी और पूरा देश अब दिल्ली मॉडल को अपनाएगा। आज एक बैठक में अहम फैसला हो सकता है। अभी मैं आपको यहाँ पर, जब कोरोना की बात चल रही है, तो दो चीजें आपको और बता देता हूँ। भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है, ठीक है, तो जो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, इसका ट्रायल शुरू हो गया। कहाँ पर शुरू हो गया? तो जो दिल्ली एम्स है, यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसके अलावा SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इसको ठेका मिला हुआ है, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। किसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की वैक्सीन है, जो तीसरे चरण में पहुंच गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की दौड़ में सबसे आगे वो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड की। उसने एक करार किया हुआ है भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जो भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करेगा। तो ये हो गई बात इसके अलावा जो भारत का एक स्वदेशी वेंटिलेटर है, जिसका नाम रखा गया है स्वस्थ वायु, उसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब वेब पोर्टल SBI पेंशन सेवा लॉन्च कर रहा है। इससे क्या होगा कि केवल एक क्लिक से SBI के जो 54 लाख से अधिक पेंशनर हैं, उनको अपनी हर जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जो वेब पोर्टल है SBI पेंशन सेवा, ये लॉन्च किया गया है अपने 54 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए। उसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया है SBI ने, और SBI ने इसका नाम रखा है SBI पेंशन सेवा। इस SBI पेंशन सेवा के माध्यम से क्या होगा कि अब जितनी भी जानकारियां हैं, उनको तमाम सारी जानकारियां जो होंगी पेंशन से रिलेटेड, वो उसके 54 लाख से अधिक ज्यादा ग्राहक जो है उसको उनको मिल जाया करेंगी। ठीक है। अब हरी भूमि ने विचार में प्रसंगवश डॉक्टर संजय शुक्ला का एक लेख छापा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि उबर जाएंगे, संयम रखिए। अब इन्होंने क्या है कि अभी हाल ही में हमने देखा एक महत्वपूर्ण, जब सुसाइड में देखने को मिला है, अवसाद के कारण, वो किसका था? वो था सुशांत सिंह राजपूत का। हालांकि वो अभी शक के दायरे में है और उस पर तमाम सारी जांच चल रही है, लेकिन उसी चीज को इन्होंने ध्यान में रख करके फिर लिखा है कि देश में अवसाद के कारण खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति 10 लाख पर 1.33 लाख लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि प्रति 10 लाख लोगों पर 1.33 लाख लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं, जो लॉकडाउन के बाद से 1.36 लाख पहुंचने की संभावना है। खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले किशोरों और युवाओं में है। आत्महत्या के मामले में लिंगानुपात में देखें तो औसतन 36.6% महिलाएं, और इसके अलावा 24.3% पुरुष खुदकुशी कर रहे हैं। देश में बढ़ती आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास हैं, इसका प्रमुख कारण है अवसाद। एक शोध के मुताबिक आत्महत्या के मामलों में उन लोगों की संख्या ज्यादा होती है जो लोग अवसाद सहित अन्य मनोरोगों के शिकार होते हैं। और ये जो लेखक हैं, ये शासकीय आयुर्वेद कॉलेज रायपुर में सहायक प्राध्यापक हैं, डॉक्टर संजय शुक्ला जी। ठीक है, तो उन्होंने इस बारे में महत्वपूर्ण चीज बताई हुई है और ये एक महत्वपूर्ण लेख है। हालांकि अब यहाँ पर जब बात आ गई सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की, तो यहाँ पर हम काफी सारे जो और भी इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ्स हो गई हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो बॉलीवुड से ही हमें 2 और 3 इंपॉर्टेंट डेथ देखने को मिली है, जिसमें एक है इरफान खान की डेथ, इसके अलावा ऋषि कपूर की डेथ। अभी रिसेंटली एक राज्यपाल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है लालजी टंडन। ये वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं लालजी टंडन जी। इनकी अभी लखनऊ में जो मेदांता अस्पताल है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई है। और जो आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, इनको अब जो अतिरिक्त कार्यभार है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का, वो सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या कुछ है जो महत्वपूर्ण आज की खबरों में।
बैंकों के निजीकरण की जगह हिस्सेदारी घटाए सरकार। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है। मैं पिछले दिनों आपको बता चुका हूं कि 6 जो बैंक हैं उनका अब वापस से निजीकरण होने जा रहा है, और अब जो देश में सरकारी बैंकों की संख्या है वो केवल 5 रह जाएगी, और जो 6 और बचे हुए बैंक हैं उनका भी अब निजीकरण किया जाएगा, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत कई महत्वपूर्ण बैंक हैं जिनका अब निजीकरण कर दिया जाएगा। उसके जवाब में एक आरबीआई के अधिकारी हैं, उनका एक महत्वपूर्ण सुझाव आया है। मैं आपको इस सुझाव के बारे में बताना चाह रहा हूं। वर्तमान सरकार निजीकरण की दिशा में बढ़ने का पूरा मन बना चुकी है। देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक दोनों सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोलना चाहती है। ठीक है, इसमें बैंकिंग भी शामिल है। पिछले साल 18 बैंकों को मर्जर प्रक्रिया के तहत 12 बैंक कर दिया गया था। निजीकरण की खबरों के बीच में रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य सतीश मराठे ने कहा है कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनका निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। 26% तक हिस्सेदारी रखे सरकार। मराठे ने कहा कि सरकार को इनमें अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा आम भारतीयों को बेचकर अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 26% पर लाने पर विचार करना चाहिए। मराठे ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी को भविष्य में रेलेवेंट और इफेक्टिव होने के लिए अपनी सिस्टम, प्रोसीजर और स्टाफ बिहेवियर में काफी बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, व्यक्तिगत हिस्सेदारी लिमिट से ज्यादा ना हो, सरकार को आरबीआई अधिकारी मराठे का सुझाव है हिस्सेदारी 26% लाने पर विचार करना चाहिए। आज के लिए मेरा आपका सवाल है, निजीकरण देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है? अपने पक्ष और विपक्ष दोनों में आप अपने 4-4 बिंदु दीजिए। ठीक है, तो 4-4 पॉइंट्स में आप बताइए, निजीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, 4 पॉइंट लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निजीकरण हानिकारक है, 4 बिंदु लिखिए। तो 4-4 बिंदु पक्ष और विपक्ष में आपको लिखने हैं। आज का हमारा जो टाइटल है वो सवाल है हमारा, जो निजीकरण है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हैं तो अपने लिखे हुए लेख की पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजें। अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो जो हमारा चैट बॉक्स है वहां पर अपने पोस्ट को भेजें, आप अपने आंसर्स को वहां पर भेजें, और सभी को आंसर इस चीज का करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में इनकम टैक्स के जनक जेम्स विल्सन को मौत के बाद बुला दिया गया, ये एक महत्वपूर्ण खबर छपी है। बस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि अगस्त 1859 में विल्सन ने जब संसद से इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया का वित्तीय सचिव बना दिया गया था। महारानी विक्टोरिया ने उन्हें भारत में एक टैक्स ढांचे की स्थापना, कागजी मुद्रा की शुरुआत और भारत के वित्तीय तंत्र को दुरुस्त करने के लिए भेजा था। उन्होंने इनकम टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह व्यवस्था 24 जुलाई 1860 को लागू हुई थी। इसी दिन को भारत में इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो 24 जुलाई 1860 में 60 से भारत में इनकम टैक्स की व्यवस्था शुरू हुई थी। और भारत में इनकम टैक्स की व्यवस्था को शुरू करने वाला कौन व्यक्ति था? वो थे जनक उसके जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन आपको याद रखना है, जेम्स विल्सन को भारत में इनकम टैक्स का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो है भारत में बजट ढांचे और जो इनकम टैक्स व्यवस्था थी इसका पूरा का पूरा विकास किया था। और 24 जुलाई 1860 से यह व्यवस्था भारत में लागू हो गई थी। तो 1860 जो 24 जुलाई 1860 से भारत में इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू हो गई थी। इनकम टैक्स का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। आगे बढ़ते देख लेते हैं अब हिंदुस्तान अखबार में छपी हुई सभी प्रमुख खबरों को। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये खबर परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना 95% तक है। पहला तूफान शनिवार को 1 घंटे से भी कम समय में 2 बार आया। भीषण बाढ़ की आशंका, साल का पहला अटलांटिक तूफान टेक्सास पहुंच गया है। चलिए फटाफट मैं इस खबर के बारे में आपको डिटेल से चीजें बता देता हूं। तो कोरोना से जूझ रहे टेक्सास में शनिवार को खाड़ी तट पर हन्ना तूफान पहुंचने से भारी बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाएं चली। इस तूफान के विकराल रूप धारण करने और बवंडर बन उठने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। तूफान का नाम क्या है ये बस आपको याद रखना है। इस तूफान का नाम है हन्ना और ये अटलांटिक तूफान है। ये आज इस साल का पहला तूफान है। ठीक है, तो इस साल का ये पहला तूफान है और 2020 में अटलांटिक तूफानी सत्र का ये पहला तूफान शनिवार को 1 घंटे से भी कम समय के लिए आया। सबसे पहले तूफान कार्प्स क्रिस्टी से दक्षिण में करीब 130 मील दूर पोर्ट मैन्सफील्ड के उत्तर में करीब 15 मील शाम 5 बजे आया था। तो बस हन्ना तूफान का नाम आपको याद रखना है। ये आया है अटलांटिक में और ये अमेरिका और इसके अलावा मैक्सिको को हिट कर रहा है। आगे बढ़ करके देखते हैं और क्या कुछ है। काजीरंगा में दुर्लभ गैंडे समेत 129 पशुओं के मारे जाने की खबर है, क्योंकि असम में काफी ज्यादा बाढ़ आ गई है। ऐसे में काफी सारे पशु हैं जो डूब कर मर गए हैं। तो काजीरंगा ये जो अभ्यारण्य है ये है कहाँ पर? ये है हमारा असम में। तो ठीक है, काजीरंगा, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो बस यही खबर यहाँ से इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा है असम में और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन
और एक लेखक इनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर। और ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनकी पुण्यतिथि है आज। और इनकी पुण्यतिथि पर हम सारा देश इन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो भारत के इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे देखें तो सुधारों के लिए खर्च करे सरकार टाइटल से आलोक जोशी जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका एक महत्वपूर्ण लेख छपा है। चलिए मैं इस लेख से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। अर्थव्यवस्था में अभी भी बन रही तेजी वास्तविक नहीं है, इसलिए सरकार को बड़ी परियोजनाओं पर खर्च कर लोगों तक पैसा पहुंचाना होगा। दोस्तों क्या हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन आलोक जोशी जी हमें आगाह कर रहे हैं कि इस तेजी से हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो तेजी है यह वास्तविक हमें नहीं दिखाई दे रही है। और वाकई में क्यों वास्तविक नहीं दिखाई दे रही है? कल मैंने आपको बताया था आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास जी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मार्च 2020 में भारत का एनपीए कितना था? वो था 8.5%। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि जो ये पूरा का पूरा वित्तीय वर्ष है, इस साल जो भारत का एनपीए है वो 14.7% तक बढ़ सकता है। भारत का एनपीए, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो लगातार क्लासेज आप देखते रहिए, क्योंकि जब फॉलो अप खबरों के बारे में मैं आपको रिवीजन कराता हूं तो ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 8.5 था मार्च 2020 में एनपीए, और ये आरबीआई शक्तिकांत दास जी के ने ये एनपीए बढ़ करके हो सकता है 14.7% तक। तो आइए देख लेते हैं आलोक जोशी जी ने क्या बताया। चलिए यहाँ पर वाणिज्य की बात चल रही है तो मैं आपको दो चीजें और बता देता हूँ। अमेरिका के ह्यूस्टन में जो चीन का दूतावास था, वाणिज्यिक दूतावास, उसे अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो चीन के चेंगदू में दूतावास था, अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास, उसे भी अब बंद कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच में धीरे धीरे डिप्लोमेटिक संबंध भी अब खटास में आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भारतीय रोजगार बाजार में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMII के अनुसार क्या हुआ है, IE के अनुसार हुआ है कि शहरी इलाकों में रोजगार का आंकड़ा अप्रैल के 26% से बढ़ते बढ़ते जुलाई में करीब 38% तक पहुंच चुका है। शहरी इलाकों में लोगों के काम पर लौटने की रफ्तार तेज है, और ज्यादातर इसमें वो लोग हैं जो मध्यम वर्गीय घरों में जरूरी काम करते हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि बैंकों में पैसा रखना करीब करीब बेकार लगने लगा है। ऐसे में अगर कोई शेयर बाजार का लालच दिखा दे तो मन ललचाना स्वाभाविक है। कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं और कूद रहे हैं। जनवरी से मई के बीच में देश में करीब 29 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, और शेयर बाजारों में कैश सेगमेंट में जो कारोबार हो रहा है वो अप्रैल से जून के बीच में है। आधे से ज्यादा हिस्सा छोटे निवेशकों से आया है। पिछले साल का मुकाबला करें तो इस दौरान रिटेल निवेशकों का कारोबार 78% बढ़ा है, और उन्होंने 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया है। बाजार में इस तेजी से सबको मजा आ रहा है, लेकिन यह स्थिति खतरनाक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने शुक्रवार को जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में चिंता जताई है कि बाजार और बाजार के सूचकांक जिस तरह चल रहे हैं उनका देश की आर्थिक स्थिति या जमीनी सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि बैंकों के डूबे कर्ज दोगुने हो सकते हैं और उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पिछले 20 साल तक नहीं रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने आलोक जोशी जी ने फटाक से वो नब्ज पकड़ लिए जो वाकई वास्तविकता है। तो जो बाजार की तेजी दिखाई दे रही है उससे ज्यादा खुश होने की इन्होंने जरूरत नहीं कही है, क्योंकि यह स्थिति अत्यंत खतरनाक है। और जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई हुई, कौन सी, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है आरबीआई की, उसमें आरबीआई शक्तिकांत दास जी ने कहा ही है, गवर्नर जो है, कि जो 8.5% से बढ़ करके 14.7% तक हो सकते हैं अब जो एनपीएज हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लेख है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आरबीआई जो है वो रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आरबीआई की जो अगली आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा है, इसमें रेपो रेट को 0.25% तक कम किया जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी जो है, इसने 3 दिन चलने वाली बैठक 4 अगस्त से यह शुरू होगी और 6 अगस्त तक इसके बारे में कोई घोषणा की जाएगी। इससे पहले एमपीसी की बैठक में मार्च और मई 2020 में हो चुकी है, जिनमें नीतिगत रेपो दरों में 1.15% की कटौती की जा चुकी है। इक्रा के प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि हम रेपो रेट में 0.25% और रिवर्स रेपो रेट में 0.35% कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण खबर है कि मोदी जी यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री आज नोएडा में सबसे बड़ी लैब का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार को नोएडा, मुंबई, कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोरोना जांच केंद्रों का उद्घाटन या शुभारंभ करेंगे। नोएडा सेक्टर 39 स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और शोध संस्थान में बनी कोरोना जांच की लैब में सबसे अधिक 6,000 जांचें प्रतिदिन होंगी।
और यहाँ कहाँ कहाँ के नमूने होंगे, जांच उनकी की जाएगी, इस बारे में स्थिति को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जी नोएडा में आज सबसे बड़ी लैब का उद्घाटन करेंगे और ये लैब होगी, यहाँ पर 6000 जांचें पर डे, यानी कि प्रतिदिन 6000 जांचें होंगी। तो ये हो गई आज के अखबारों में छपी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको बताया हुआ था कि महाराष्ट्र का जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। ठीक है, लोनार झील का पानी है खारी, और अभी हाल ही में क्या हुआ था, इसका पानी जो था वो हो गया था गुलाबी। गुलाबी होने के कारण ये जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, इसकी जो लोनार झील है ये चर्चा में आ गई थी। अब पता चल गया है कि इसका पानी जो है वो गुलाबी क्यों हो गया था, क्योंकि वहां पर हेलो आर्चिया नामक एक जीवाणु पाया गया, और इसी हेलो आर्चिया नामक जीवाणु के कारण क्या हुआ है, जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ की जो लोनार झील है उसका पानी गुलाबी हो गया था। इसके अलावा बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनका करीब करीब मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, जो भी जहाँ से चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती थी, और जितना कुछ यहाँ पर अब साथ साथ इस आज के करंट अफेयर के साथ में शामिल हो सकता था उन चीज़ों को हमने देख लिया। असम का काजीरंगा उद्यान जो है वहाँ पर काफ़ी सारे पशुओं की मृत्यु हुई है, ये चर्चा में आ गया खबर। आपको ये सारी खबरें याद रखनी है। जो चीन और जापान के मंगल मिशन है, इन खबरों को देखते रहना है, और भारत और ईरान संबंधों के बीच में जो कुछ परिवर्तन आया है उस संबंध में आपको चीज़ें ध्यान में बनाकर रखनी है। तो आज का जो हमारा प्रश्न था कि निजीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक, 4 पॉइंट लिख करके मुझे इस प्रश्न का आंसर भेजिए, और जिसका भी लेख सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, उसे हम अपने ग्रुप्स पे आपके नाम के साथ में पब्लिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी जिसमें इस क्लास से जुड़े हुए प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू सो मच।